दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसी ज्ञान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीएनटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये कब पारित हुआ था। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है ये 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1908 में। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ 1908 में। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ये जो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो बनकर तैयार हुआ ये राज्य के किस क्षेत्र पे लागू है? तो दोस्तों, ये राज्य के छोटा नागपुर प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, उत्तरी व दक्षिणी तथा कोल्हान प्रमंडल क्षेत्र में लागू है। दोस्तों, हमारा अगला जो सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला सवाल कहता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी जो है यह अधिनियम तो बना, लेकिन इसका जो है ब्लूप्रिंट या जिसे कहते हैं हम खाका किसने तैयार किया था? तो दोस्तों, इसका जो खाका निर्माण करने वाले थे व्यक्ति ये थे जॉन एच हॉफमैन। कौन थे? जॉन एच हॉफमैन। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट या खाका तैयार करने वाले थे जॉन एच हॉफमैन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों, इस अधिनियम को भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल की स्वीकृति या मंजूरी के द्वारा अधिनियमित किया गया था। चलिए, अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार जो संशोधन है ये कब किया गया था? तो दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन 1920 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1920 को। ठीक है, 1920 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया था। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का जो मेन पर्पस था, जो मुख्य उद्देश्य था, ये क्या था? तो दोस्तों, इसका जो पहला उद्देश्य था ये था कि भूमि संबंधी जितने भी विवाद है उसको ख़त्म करना। दूसरा था कि जनजातियों के भूमि संबंधी अधिकारों की रक्षा करना। और तीसरा क्या था कि जनजातियों के जितने भी विद्रोह हैं उनको नियंत्रित करना या कंट्रोल करना। ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य कभी भी ये नहीं रहा कि जनजातियों को भूमि से ही बेदखल कर देना। ठीक है, तो ये जो हमारा ऑप्शन कहा गया कि जनजातियों को भूमि से बेदखल करना, ये गलत है। जबकि सही कौन सा है? तो 1, 2 और 3। ठीक है, चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो क्या कहलाता है? ठीक है दोस्तों, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे लैंडलॉर्ड के बगैर भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य या किसी अलग कृषक के द्वारा या अलग किसान के द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो तो वो क्या कहलाता है? कोड़कर। ठीक है, भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक के द्वारा अगर खेती के लिए तैयार की गई हो वो जंगली भूमि, तो हम उसे क्या कहते हैं? कोड़कर कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये किस में परिभाषित है? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 के 13 में कोड़कर को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह भूमि जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कृत्रिम रूप से चौरस किया गया हो। ठीक है, साथ ही जो भूमि पहले जंगल, बंजर या अनजोती थी तथा खेती के लिए अयोग्य हो गई हो और जो भूस्वामी से भिन्न किसी कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो, कोड़कर कहा जाता है दोस्तों। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कृषि वर्ष से क्या आशय है? दोस्तों, ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि ऐसा वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रायोजनों के लिए प्रचलित हो। ठीक है, किसी भी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रायोजनों के लिए प्रचलित हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। जहां राज्य सरकार अगर भूस्वामी है तो वहां पर 1 अप्रैल से ही प्रारंभ होने वाला वर्ष को क्या कहा जाएगा? कृषि वर्ष कहा जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कथन हमारे क्या है? सत्य है। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 3 के 1 में कृषि वर्ष को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि वह वर्ष जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजनों के लिए प्रचलित हो, ऐसा कृषि वर्ष उस तारीख से प्रारंभ हो और समाप्त माना जाएगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। साथ ही जहां राज्य सरकार ही भूस्वामी हो वहां 1 अप्रैल से प्रारंभ होने वाला वर्ष क्या कहलाएगा? कृषि वर्ष कहलाएगा।
दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जोत से क्या अभिप्राय है दोस्तों। ठीक है, जोत से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों जोत का अर्थ होता है कि रैयत द्वारा भूमि या भूखंड। ठीक है, रैयत के द्वारा जो भी भूमि धारित की जाती है या भूखंड धारित की जाती है उसे हम जोत कहते हैं। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 3 के 12 के अनुसार जोत से आशय किसी रैयत द्वारा धारित एक या अनेक भूखंड से है जो पृथक काश्तकारी की विषय वस्तु हो। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों आपसे। अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी से क्या आशय है। ठीक है दोस्तों, भूस्वामी से यह आशय है कि वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता हो, वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता हो उसे हम क्या कहते हैं, भूस्वामी कहते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता है तथा उसका लगान भी चुकाता है तो क्या कहलाता है दोस्तों। हम सभी जानते हैं क्या कहलाता है, काश्तकार कहलाता है दोस्तों, जिसका वर्णन किस में है, तो धारा 3 के 15 में है। ठीक है, अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त संबंधित है किससे। तो दोस्तों स्थायी बंदोबस्त जो है ये संबंधित है सरायकेला खारसावा से। ठीक है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत स्थायी बंदोबस्त संबंधित है सरायकेला खारसावा से। ठीक है, इसके अनुसार स्थायी बंदोबस्त 1793 का संबंध किससे है, तो स्थायी बंदोबस्त 1793 का संबंध किससे है, तो झारखंड राज्य के सरायकेला खारसावा क्षेत्र से है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन बताइए कि झूठा है। पहला कथन क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि चल संपत्ति के अंतर्गत खरी फसल भी शामिल है। फिर कहता है कि स्थायी भूधृति से आशय वह भूधृति है जो वंशगत है लेकिन सीमित समय के लिए धारित नहीं है। भूधृति से आशय भूधारी का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है किंतु मुंडारी खुटखटीदारी काश्तकारी नहीं आती है। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा कि इनमें से कोई भी नहीं झूठा नहीं है। ठीक है, इनमें से कोई भी झूठा नहीं है, असत्य नहीं है, जबकि सभी ही क्या है, सत्य है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम मुखिया के अंतर्गत क्या शामिल है। दोस्तों ग्राम मुखिया के अंतर्गत शामिल है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया, मानकी या प्रधान या मांझी, ठेकेदार या इजारादार, सभी ही। तो दोस्तों हमारा जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर खो, उपरोक्त सभी ही। दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत दी गई ग्राम मुखिया की परिभाषा से अभिप्राय है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया। इसे मानकी, प्रधान या मांझी आदि नामों से भी जाना जाता है। दोस्तों अब अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, गलत है। तो दोस्तों खोम नंबर में जो कहा गया है, कहता है कि भूधारक का संबंध जो अध्याय 5 में इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी आपको, ये जो है बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, जबकि भूधारक के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिलती है ये मिलती है अध्याय 3 में। ठीक है, जबकि अध्याय 5 में क्या है, खुटखटी अधिकार प्राप्त रैयत है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो धारा 6 में जो है रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार रैयत से आशय ऐसा व्यक्ति है जिसने स्वयं या अपने परिवार के सदस्यों या भाड़े के सेवकों, मजदूरों आदि की सहायता से खेती करने हेतु भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो, किंतु रैयत के अंतर्गत मुंडारी खुटखटीदार नहीं आते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कौन कमी कर सकेगा। दोस्तों तो हम सभी जानते हैं लगान में कौन कमी करता है, तो उपायुक्त करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिप्टी कमिश्नर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि बंदोबस्त रैयत, ठीक है एक मिनट, कहता है कि बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में परिभाषित किया गया दोस्तों। ठीक है, ध्यान देंगे, बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर SNT एक्ट की किस धारा में परिभाषित किया गया था, तो धारा 17 में। ठीक है, इस अधिनियम की धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे, लीज पर या अन्य रूप से रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों तक धारण किया गया हो, कितने वर्ष, 12 वर्षों तक वो धारण किया हो, उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। ठीक है, इसे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। इस अधिनियम की धारा 17 में बंदोबस्त रैयत को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि ऐसे
प्रत्येक व्यक्ति को जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किसी ग्राम में स्थित भूमि को पूर्णतः या अंशतः पट्टे या लीज पर या अन्य रूप में रैयत के रूप में लगातार 12 वर्षों तक धारण किया हो, उस ग्राम का बंदोबस्त रैयत समझा जाएगा। चलिए चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के को के अधीन, ठीक है, 33 के को के अधीन किन आधारों पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि लगान में जो है कमी ये कौन कर सकता है, उपायुक्त ही करता है। ठीक है, लेकिन कौन कौन से वो कारण को देखता है, किस किस बातों का मद्देनज़र रखता है, तो दोस्तों ये इन बातों का मद्देनज़र रखता है। पहला, यदि रैयत की जोत या जमीन की मिट्टी बिना उसकी गलती के बालू का संचय या जल प्लावन या अन्य आकस्मिक कारण से अपकृष्ट हो गई हो, ठीक है, जो अब भूमि खेती लायक नहीं बची हो। ठीक है, दूसरा क्या कहता है दोस्तों, दूसरा कथन कहता है कि यदि भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल रहा हो। ठीक है, इन सभी कारणों को देखकर जो है ये लगान में कमी करता है। ठीक है, तीसरा कथन क्या कहता है कि मुख्य खाद्य फसल के औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट अगर आ गया हो तो इन आधारों पर भी जो उपायुक्त है वो कमी करता है लगान में। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन जो है रैयत के प्रकार है। ठीक है, हम सभी जानते हैं कौन कौन रैयत के प्रकार है दोस्तों, तो खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत भी है, फिर अधिभोगी रैयत भी है दोस्तों, और अनाधिभोगी रैयत भी है। ठीक है, तीनों प्रकार की है, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, अनाधिभोगी रैयत और अधिभोगी रैयत। ये तीनों ही किसके प्रकार हैं, तो ये तीनों ही रैयत के प्रकार हैं। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रैयतों की चर्चा की गई है। अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत, अध्याय 5 में खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत तथा धारा 6 में अनाधिभोगी रैयत का जिक्र किया है। ठीक है, अध्याय 4 में किसका जिक्र किया है दोस्तों, अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत, 5 में खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और 6 में अनाधिभोगी रैयत से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है आपसे, कहता है कि अनाधिभोगी रैयत की बेदखली से संबंधित जितने भी प्रावधान है ये किस धारा में किए गए हैं, तो ये धारा 41 में किए गए। किस धारा में, धारा 41 में। ठीक है दोस्तों, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 41 में अनाधिभोगी रैयत की बेदखली से संबंधित विभिन्न आधारों की चर्चा की गई है। इन आधारों में लगान के बकायों का भुगतान निर्धारित समयावधि में करने में असफल रहने पर भूमि का उपयोग स्थानीय रूढ़ी या प्रथा द्वारा प्राधिकृत रीति से अलग रूप में करना, अधिनियम के अधीन संगत शर्तों के उल्लंघन की दशा में रजिस्ट्रीकृत पट्टे की अवधि के बीत जाने पर तथा लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिए जाने पर अनाधिभोगी रैयत को उसकी जोत से बेदखल किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों, कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग का बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए कर सकता है, तो दोस्तों कितने समय के लिए कर सकता है, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ध्यान देंगे, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 1 के तहत एक रैयत अपनी संपूर्ण जोत या उसके किसी भाग के अपने अधिकार का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को बंधक या पट्टे द्वारा अभिव्यक्त या एक्सप्रेस या विवेचित इम्प्लाइड रूप में 5 वर्ष तक की अवधि के लिए कर सकेगा। इससे अधिक किसी भी हद तक अंतरण विद्यमान नहीं होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की ओर पढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके भाग को कितनी समयावधि टाइम पीरियड के लिए भुगत बंद कर सकेगा, तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पर 7 वर्ष। ठीक है, ध्यान देंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितनी समयावधि के लिए भुगत बंद कर सकेगा, तो 7 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जवाब हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 1 के परंतु के अनुसार कोई रैयत अपने जोत या उसके किसी भाग को 7 वर्ष की अवधि तक के लिए भुगत बंधक कर सकता है। चलिए अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 3 के को के तहत किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का हो और दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का नहीं हो, तो ऐसे सभी वादों में कौन आवश्यक पक्षकार होगा, तो दोस्तों ऐसे सभी वादों में हमारे डिप्टी कमिश्नर, जिसे हम क्या कहते हैं, उपायुक्त पक्षकार होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, अगला सवाल कहता है, एक मिनट, अगला सवाल कहता है दोस्तों, कहता है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगत बंधक कर सकता है, जो क्या, तो दोस्तों जो है बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या पंजीकृत हो। ठीक है, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के 1 के खो के तहत
कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगत बंध बंधक कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत या रजिस्ट्रीकृत हो। ऐसे भुगत बंध बंधक की अधिकतम अवधि जो है ये 15 वर्ष तक की होगी। कितनी वर्ष तक की? 15 वर्ष तक की। ठीक है, चलिए अब हमारे आखिरी प्रश्न की ओर जाते हैं दोस्तों। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के 25 क्वेश्चन को लाएंगे। सेंटी एक्ट में कुल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बुक में, मैं सारे को ही कवर करा लूँगा। ठीक है दोस्तों, करा दूंगा दोस्तों। तो ये जो है हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का। ठीक है, हो सके तो मैं आज ही सेकेंड पार्ट डाल दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो ये क्वेश्चन कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत बंधककर्ता अपनी जोत या उसके किसी भाग को यदि बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो तो जोत के भुगत बंधक की अवधि होगी कितनी? तो 15 वर्षों से अनधिक। ठीक है दोस्तों, इस अधिनियम के तहत यदि बंधकदार बिहार और उड़ीसा अधिनियम 1935 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई समिति हो तो भुगत बंधक की अवधि अधिकतम 15 वर्षों तक हो सकेगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।